राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। एकजुट विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस बीच 3 अप्रैल के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार रही। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी ज्यादा नहीं चल पाई। राज्यसभा में हंगामे के बीच कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया गया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 5 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 5th April 2023. वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही जारी रखी गई। विपक्ष के सदनों ने अडानी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि जब से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तब से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात के सूरत की कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। राहुल ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए गए फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि अदालत ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ 13 अप्रैल तक जमानत दी है। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था। इस मामले में 23 अप्रैल को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा शस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। इसी के साथ राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास को खाली करने के भी आदेश दिए गए थे। उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज। 2019 के अपने अभियान के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों के पास मोदी सरनेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे भगौड़ों से की थी। 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने उन्हें भाजपा विधायक द्वारा दायर एक मामले में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का दोषी पाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बाद में एक नियम के तहत लोकसभा से आयोग घोषित कर दिया गया था, जो दोषी सांसदों को लोकसभा सदस्यता रखने से रोकता है। गांधी को उनके अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा दी गई थी, लेकिन आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इन दिनों देश में डॉक्यूमेंट्री को हथियार बनाकर राजनीति की जा रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर शुरू हो गई है। कांग्रेस अडानी मामले और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बीजेपी के खिलाफ सवालों की सीरीज के साथ डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड कैंपेन चला रही है। वहीं बीजेपी ने भी घोटालों भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस फाइल्स टाइटल के नाम से वीडियो सीरीज शुरू की है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए इस वीडियो के साथ लिखा है, कांग्रेस फाइल्स के पहले एपिसोड में देखिए कैसे कांग्रेस राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। 3 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत होती है कांग्रेस का मतलब समझाने से, जिसमें लिखा है कांग्रेस मतलब करप्शन। इस वीडियो में नरेटर कांग्रेस के 70 साल के शासन के घोटालों का जिक्र करता है। इसमें कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र है। आखिरी मिनट में नरेटर कहता है, कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो में बताया गया है कि कांग्रेस के 70 सालों के शासन के दौरान 4,82,000 करोड़ के घोटाले हुए। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल होता तो इतने पैसों में 24 INS विक्रांत बनाए जा सकते थे, 300 राफेल जेट खरीदे जा सकते थे और 1000 मिशन मंगल पूरे हो सकते थे। बीजेपी ने कांग्रेस के 2004 से 2014 के कार्यकाल को खोया हुआ दशक करार दिया, क्योंकि उन दिनों अखबारों में भ्रष्टाचार की खबरें भरी रहती थी, जिसे देखकर हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाता था।
इससे पहले कांग्रेस ने भी अडानी मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला था और हम अडानी के हैं कौन अभियान के तहत सवालों के कई सेट रिलीज किए थे, जिसे डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड नाम दिया गया। इसके तहत एएम सिंघवी, जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, अलका लांबा, राजीव शुक्ला वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटालों पर आधिकारिक कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड सोमवार को जारी किया। इस एपिसोड में यस बैंक के तत्कालीन चेयरमैन राणा कपूर पर दबाव बनाकर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने का मुद्दा उठाया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। आज आपको बता दें कि मार्केट की जो शुरुआत है हफ्ते की वो पॉजिटिव रही है। 114 पॉइंट्स मार्केट आज अप है, लेकिन ये आपको बता दें कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तो मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सा आज वॉलेटाइल रहे और वो डेवलपमेंट ये है कि कल यानी संडे को ओपेक, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो समूह है, जो ग्रुपिंग है, जितने देश जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता है कि बहुत कम देश मिडल ईस्ट के ज़्यादा और रशिया और ये सब कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपोर्टर्स ऑयल के। तो कल एक बड़ा सरप्राइज़ मूव ये हुआ था कि इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो इन्होंने घटा दिया सरप्राइज़ तरीके से, अचानक ही। मतलब उसकी पहले से जानकारी या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो जब प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं। तो आज यही हुआ कि मंडे को जब बाज़ार खुले हैं तो जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो बढ़े हुए हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उससे जो है सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि इसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका लॉजिस्टिक्स है, सब चीज़ों के जो दाम होते हैं, भाड़े होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक शैडो अब ग्लोबल मार्केट्स पे चल पड़ा है। आज के दिन जो स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं, देखिए आपके सामने आज ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो शाइन किए हैं। आपके सामने देखिए बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प आज 3% से ज़्यादा अप, मतलब बड़ा गेनर आज हीरो मोटोकॉर्प रहा था। उसके अलावा देखिए मारुति आज 2.5% लगभग बढ़ा है और ये सेंसेक्स में टॉप गेनर है। मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से मारुति ने किया है। तो सारी ऑटो कंपनीज में आज तेज़ी थी, क्योंकि जो इनके सेल्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। एक स्मॉल कैप आपको स्टॉक बताते हैं, वो भी ऑटो से रिलेटेड है, SML इसूजू। इसने तो आज अपना सर्किट ही हिट कर दिया 20% का। तो पूरी मतलब इसमें सिर्फ बायर थे, सेलर नहीं थे। SML इसूजू जो है इसने सर्किट अपना आज हिट कर दिया। उसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स में भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। वोडाफोन आइडिया देखिए 6 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है, लगभग 5% से ज़्यादा का इसमें गेन देखने को मिला है। तो आज ज़्यादा ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो चल रहे थे और टेलीकॉम स्टॉक्स ने भी बेटर किया। बाकी एक अभी वॉच करना पड़ेगा कि जो तेल है उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ। अमेरिका को चीन और रूस से हर मोर्चे पर चुनौती मिल रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चीन और रूस की जुगलबंदी और बढ़ गई है। चीन और रूस अमेरिका के दबदबे वाली विश्व व्यवस्था को खारिज कर बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। इसी के तहत चीन ने अब पूरी दुनिया में अमेरिकी मुद्रा डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे दी है और कहा जा रहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया में मल्टीपोलर करेंसी भी होगी। यानी अमेरिका का दबदबा खत्म होगा तो उसकी मुद्रा डॉलर के बदले दुनिया की दूसरी मुद्राएं भी प्रचलन में आएंगी। और आज के एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस गए थे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम एशिया देशों, अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका देशों से व्यापार में भुगतान चीनी मुद्रा युआन में करने के पक्ष में है। आपको बता दें कि चीन के साथ व्यापार में रूस पहले से ही युआन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है। चीन और रूस ने यह कदम अमेरिकी डॉलर को दबदबे को खत्म करने के लिए उठाए हैं। आपको बता दें कि डॉलर के दबदबे से अमेरिका का दबदबा जुड़ा हुआ है।
इसी के दम पर अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगा देता है और उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोक देता है। अमेरिकी डॉलर के दम पर ही किसी भी देश को विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग कर देता है और डॉलर अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक ताकत है। बात केवल चीन और अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि चीन और ब्राजील के बीच भी समझौता हुआ है कि दोनों देश युआन में भुगतान करेंगे और दोनों देश खाद्य और खनिज पदार्थ में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये सुविधा ब्रिक्स के देशों के बीच भी लागू होगी। ब्रिक्स देश डॉलर के बदले युआन और अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया भर से डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है? कुछ अर्थशास्त्रियों को लगता है कि यह अभी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चीनी कैपिटल अकाउंट बहुत खुला नहीं है और इसलिए डॉलर को मात देना बहुत आसान भी नहीं होगा। पुतिन ने युआन में व्यापार करने की घोषणा तब की है जब अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में भारी उठापटक है और महंगाई बढ़ रही है। वहीं शी जिनपिंग ने रूस जाने से पहले ही सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि वो तेल आयात के कुछ हिस्से का भुगतान चीन से उसकी स्थानीय मुद्रा में लेगा। इसके अलावा फ्रांस ने भी पहली बार एनएलजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस चीन से युआन से लेकर बेची है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर को खत्म करने के लिए सभी देश एक साथ आ रहे हैं। बीस अगस्त 2021 का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसी दिन मामा ने मेरी जिंदगी में दाग लगा दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही लेकिन वह नहीं माना। पड़ोस के बाबा ने जान तो बचा ली लेकिन जिंदगी नर्क बन गई। रेप मामा ने किया, ताना मुझे मिलने लगा। पंचायत ने मेरे जिस्म की बोली लगा दी। थाने जाने से रोकने के लिए घर पर पहरा लगा दिया गया। किसी तरह केस हुआ तो गवाही के लिए धमकी मिलने लगी। गवाही से रोकने के लिए मामा के बेटों ने अपहरण कर देह व्यापार करने वालों के हाथों बेच दिया। 5 महीनों तक पटना में मुझे बंधक बना के रखा गया। इस दौरान होटलों और घरों में भेजा गया। 5 महीने में मेरे साथ 30 बार रेप हुआ। ये शब्द है मुजफ्फरपुर की रहने वाली 14 साल की गुड़िया, नाम बदला हुआ है के, जो अब इस गिरोह के चंगुल से आजाद तो है लेकिन उसे दोबारा अपहरण की धमकियां मिल रही हैं। गुड़िया को पिता की उम्र के लोगों के पास भेजा जाता था। हैवानियत ऐसी कि उसके शरीर पर दांतों से जानवरों की तरह काटते थे। तो चलिए जानते हैं गुड़िया के बारे में। गुड़िया मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी मां बताती है कि घटना के दिन गांव में पूजा थी, वह मंदिर गई हुई थी। 14 साल की बेटी पूजा से वापस घर आ रही थी। इस दौरान विकास उर्फ व्यास ठाकुर ने उसे घर पर बुलाया और उसके साथ रेप किया। घटना के बाद हम केस नहीं दर्ज कर पाए, इसके लिए उसका घर का रास्ता रोक दिया गया। पंचायत हुई और बेटी की इज्जत के बदले पैसा देकर समझौता कराया जा रहा था। लेकिन 8 दिन बाद घर से निकलने का मौका मिला तो पारू थाना में केस दर्ज करा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू होते ही पीड़िता को और धमकी मिलने लगी। कोर्ट में गवाही देने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी पीड़िता ने हिम्मत जुटाई। लेकिन रेप के आरोपी विकास उर्फ व्यास ठाकुर के बेटे आदर्श और अंकुश ने पीड़िता का अपहरण कर लिया। वह उसे पटना लाए और देह व्यापार करने वाले गिरोह को बेच दिया। गुड़िया ने बताया, मुझे जबरन बस में बिठाया गया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। जब मैं पटना पहुंची तो राहुल के जरिए मुझे गुलशन को बेच दिया गया। पटना के 70 फीट के एक कमरे में ले गया जहां पहले से ही कई लड़कियों को रखा गया था। यहां से लड़कियों को होटलों और घरों में भेजा जाता था। पहली बार उन्हें झूठ बोलकर होटल भेजा था मुझे। विरोध करने पर भी नहीं भाग सकी। होटल में सिगरेट से जलाया गया और बेल्ट से पीटा गया। हर पल पर नजर रखी जाती थी ताकि लड़कियां इस दलदल से भाग ना सकें। लड़की 5 महीने तक पटना के गुलशन के चंगुल में रही। पटना में 22 नवंबर 2022 को बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों के साथ पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 8 लड़कियां बरामद हुई और साथ ही गुलशन नाम के आरोपी का भी खुलासा हुआ, जो पटना में बड़ा सेक्स रैकेट चलाता था। हालांकि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। गुलशन सेक्स रैकेट चलाता था। इसमें लड़कियों की तबीयत खराब होने पर बाहर से डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जाता था। डॉक्टर्स की सेटिंग रहती थी, वह इलाज करते थे। अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वह दवाई भी डॉक्टर ही उन्हें देता था। Never miss an update.